नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ गैप के बाद में आपको आज फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण हम आपकी कुछ वीडियो नहीं भेज सके। आज हम जो हमारा पेपर नंबर 4 जो डीएड फर्स्ट ईयर के लिए पेपर होता है, जो स्पेशल एजुकेशन में जो कोई भी स्टूडेंट एसटीसी या बीएड कर रहा है उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में चाहे वो बीएड करे या एसटीसी करे या कुछ भी करे, तो स्पेशल एजुकेशन में जो उसका सिलेबस है वो लगभग थोड़ा परिवर्तन करके उसमें लगभग सेम होता है। तो आज हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित सारी चीजें। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होती है, शैक्षणिक मनोविज्ञान में टीचर का क्या दायरा रहता है, टीचर की क्या प्रासंगिकता रहती है, टीचर उसमें क्यों इम्पोर्टेंट होता है। कुछ इसके अंदर हमें शैक्षिक मनोविज्ञान के इस टॉपिक के अंदर कुछ हम सिद्धांत भी पढ़ेंगे, कुछ जो हमारे प्रतिपादक हैं उनके, और बाकी की यूनिट में अपन को इतना ही पढ़ना होगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान में अपन क्या अध्ययन करते इसमें सबसे मेन चीज होती है कि लोग कैसे सीखते हैं, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। भाई लोगों को हम कोई भी चीज सिखाना चाह रहे हैं, किसी बच्चे को हम कोई भी चीज सिखाना चाह रहे हैं, तो वो बच्चा जो है, वो व्यक्ति जो है, वो कैसे सीखता है, ये हमारा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कैसे सीखता है मतलब उसका कोई तरीका होता है, ठीक है ना, या कोई विधि होती है, सीखने की विधि होती है, कोई ऐसा मेथड होता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग जो ये लोग हैं ये हमारी किसी चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। तो जो विधि, जो मेथड, जो तरीका हम लोगों को सिखाने के लिए करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर शामिल होती हैं। ये सारी चीजों से मिलकर हमारी बनती है क्या, मनोविज्ञान। इसमें क्या है कि अपन की जो हमने इससे पहले एक विकास के चरण पढ़े थे, उसमें अपने पढ़ा था कि बचपन है, बचपन के बाद में किशोर अवस्था हमारी आती है। तो इसमें जितनी भी अवस्थाएं हैं, मतलब बच्चा अपने प्रारंभिक जीवन से लगाकर, अपने बचपन से और किशोर अवस्था तक ये सीखने की प्रक्रिया जो है आपकी किशोरावस्था तक सीखने की प्रक्रिया शामिल। इसमें कौन सी आपकी प्रक्रिया शामिल होती है कि बच्चा बचपन से सीखना प्रारंभ करता है और किशोर अवस्था तक वो सीखता रहता है। ये बचपन से किशोर अवस्था तक की सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमारी इस शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर आपके शामिल होती है, जिसमें आपके देखिए कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं। आपकी विकासात्मक, ठीक है ना, आपकी संज्ञानात्मक होती है, आपकी सामाजिक होती है। ये चीजें जो है वो आपकी बच्चा जो है उसके अंदर बचपन से लगाकर और किशोर अवस्था तक उसकी विकास होता है। विकास में जैसे हमने विकास और वृद्धि दो चीज पढ़ी है। विकास होता है, उसके अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है और उसके अंदर सामाजिक बदलाव भी आपको देखे जाते हैं। सामाजिक, इसको आप व्यावहारिक भी कह सकते हैं, मतलब उसका जो व्यवहार है लोगों के प्रति या
अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति, ये सारी चीजें जो हैं वो उस बालक के अंदर परिवर्तित होती है, बालक के अंदर इसमें चेंजेज आते हैं। ये चीजें जो है, इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख स्थान आपका किसका है, मतलब सबसे पहले एक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य जो हमें इसके अंदर देखने वाले हैं कि एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक किस प्रकार अपने शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर हमको योगदान देता है। शिक्षा विज्ञान, शैक्षणिक विज्ञान के अपन के प्रमुख परिप्रेक्ष्य अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख परिप्रेक्ष्य, इसमें आपको हम शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो अपन का आता है व्यावहारिक, व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इसके अंदर कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ये अपन को थोड़ा सा इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा दृष्टिकोण होता है कि सीखना कैसे होता है। यहाँ पर यदि अपन इसको शॉर्ट रूप में बात करें तो सीखना कैसे, सीखना कैसे होता है, ये प्रश्न जो है हमारा वो व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है वो आता है। माना कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर अपन यदि देखें तो एक शिक्षक है, ठीक है ना, वो शिक्षक किसी भी बच्चे को पुरस्कृत करता है। एक शिक्षक क्या करता है, बच्चे को क्या करता है, पुरस्कृत करता है, मतलब उसको इनाम देता है। उसको क्या देता है, इनाम। इनाम में आपको देखो कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे बच्चे को पेन दे दिया, कॉपी दे दिया, या कोई ऐसी मनपसंद खिलौना है, किसी बच्चे को कोई चीज पसंद है वो उसको दे दी। ऐसी यदि कोई चीजें जब हम दें तो हमारा जो ये बच्चा जो है ये अपने व्यवहार से, ये क्या करता है, अपने व्यवहार से उस वस्तु के बारे में सीखता है, उस वस्तु के बारे में सीखता है। ये हमारा एक व्यवहारिक चीज है कि जैसे माना कि इसमें क्या है कि अपना एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो इसमें कार्य करता है। अपना कौन सा व्यवहारिक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो इसके अंदर काम करेगा। माना कि आपने किसी बच्चे को एक खिलौना दिया, एक क्या दिया, खिलौना मैंने दिया, तो इस खिलौने के बारे में जो बच्चा है वो अपने व्यावहारिक नॉलेज से, अपने व्यावहारिक सिद्धांतों के द्वारा हम उस बच्चे को क्या करते हैं, उस बच्चे को, वो बच्चा जो है उसको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, मतलब इसके बारे में वो सीखता है। लेकिन ये तो हो गया अच्छे व्यवहार के लिए, ये है अच्छा व्यवहार। यदि बच्चा बुरा व्यवहार करता है, यदि बच्चा क्या करता है, बुरा व्यवहार, तो उसे हम क्या करेंगे, दंडित करेंगे। क्या करेंगे, दंडित करेंगे। बुरे व्यवहार वाले बच्चे को हम क्या करेंगे, दंडित करेंगे, और अच्छे बच्चे को हम क्या करेंगे, हाँ अच्छे बच्चे को हम क्या करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे। तो इससे इन दोनों तरह की जो स्थिति है, दोनों तरह के जो व्यवहार है, इससे बच्चे की जो आंतरिक चीजें हैं, जो बच्चे की भावना है, भावनाएं जो है बच्चे की, ये हमारी इन दोनों चीजों से जो है वो निकल के आती है कि बच्चा एक अच्छे व्यवहार पर जब उसको प्राइज दिया जाता है, अच्छे व्यवहार पर जब उस बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है, तो बच्चा किस प्रकार जो है वो व्यवहार करता है। और जब बच्चे
का व्यवहार बुरा होता है और बुरे व्यवहार पर जब उसे दंडित किया जाता है तो बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी किसके द्वारा पता चलती है, व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य अंदर पता चलता है। अब अपन का जो अगला है वो है विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। अगला हमारा परिप्रेक्ष्य जो है वो है विकासात्मक। विकासात्मक परिप्रेक्ष्य नंबर 2 है विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। विकासात्मक परिप्रेक्ष्य जो हमारा होता है ये नए कौशल और ज्ञान से संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है, नए कौशल व ज्ञान, ये चीज हमारी इसके अंदर आती है। विकासात्मक मतलब जब बच्चा जो है वो अपना डेवलप करता है, अपना विकास करता है, तो उसके अंदर दो चीजें जो है वो आती हैं। एक तो नए कौशल का विकास होता है और उसके अंदर कुछ नया ज्ञान वो प्राप्त करता है। एक जीन पियाजे का एक जो है ना एक सिद्धांत है जो अपन आगे पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है उसमें एक विकासात्मक जो सिद्धांत है ये उसके अंदर आता है और उसमें काफी अच्छे उदाहरणों के द्वारा हमको बताया गया है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, मतलब बौद्धिक विकास बच्चों का किस प्रकार से होता है। इसमें विकास के जो है वो चरण होते हैं और वो चरण कैसे कार्य करते हैं, उन चरणों में बच्चा विकास अपना कैसे करता है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी विकासात्मक परिप्रेक्ष्य के अंदर आती है। तीसरा आपका जो होता है वो होता है संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य जो आपका होता है ये हमारे बच्चे के ज्ञान को और विस्तृत करता है। मतलब इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है और ये स्मृति, विश्वास, भावना और प्रेरणा, ये बच्चे की स्मृति, भावना, प्रेरणा, ये सारी चीजें जो है वो आपके संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के अंदर बच्चे को सीखने को मिलती हैं। इसमें इस सिद्धांत में जो हमारा सबसे अच्छा जो है वो है कि बच्चा जो होता है, बच्चे को सबसे पहले किसी कार्य को करने की प्रेरणा आती है और प्रेरणा के परिणाम जो होते हैं, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप बच्चा क्या करता है, सीखता है। बच्चा क्या करता है, सीखता है। सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या आती है, कार्य करने की प्रेरणा आती है। कहीं से भी बच्चा इस प्रेरणा को प्राप्त करता है कि भाई मुझे ये कार्य करना है, और जब उसके अंदर ये प्रेरणा जागृत होती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि बच्चा उस कार्य को करना सीखता है, उस कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। एक अपन का होता है रचनावादी दृष्टिकोण। एक क्या होता है, रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण के अंदर जो होता है वो आपके कुछ सांस्कृतिक और हमारे सामाजिक ऐसे प्रभाव होते हैं जो बच्चे को सीखने के लिए प्रभावित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव, ये दोनों प्रभाव ऐसे होते हैं जो बच्चे को जब भी कोई भी नई चीज सिखाई जाएगी तो ये दोनों चीजें जो हैं उसको प्रभावित करती हैं। एक व्यक्ति पहले से क्या जानता है, इस बात पर सबसे बड़ा प्रभाव इसमें पड़ता है। जैसे माना कि कोई भी व्यक्ति है, माना कि एक बालक है, एक व्यक्ति है, तो सबसे पहले वो क्या जानता है, मतलब उसका पूर्व ज्ञान क्या है, इसमें आप इसको पूर्व ज्ञान भी बोल सकते हैं। मतलब उसका पूर्व ज्ञान क्या है, सबसे पहले वो क्या जानता है, और उस ज्ञान के आधार पर ही हम जो
इसी समय, इस समय का जो ज्ञान है या जो चीज हम उस बच्चे को या उस व्यक्ति को पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इस पूर्व ज्ञान से, ठीक है ना, और वर्तमान के ज्ञान को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब आपका आता है अनुभव परिप्रेक्ष्य। अनुभव से कैसे बच्चा सीखता है। अगला पढ़ेंगे अपन अनुभवनात्मक परिप्रेक्ष्य। अनुभवनात्मक परिप्रेक्ष्य। अनुभव का मतलब होता है कि बालक जो है वो अपने अनुभव से सीखता है। किससे सीखता है? अनुभव से सीखता है। इसमें अपन को पूरा जोर दिया जाता है, जो व्यक्ति के जीवन के अनुभवों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। जीवन के अनुभवों का महत्व होता है। व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको किस बात का अनुभव है, किस बात का उसको अनुभव नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं और इसमें सीखने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और वो अनुभव के आधार पर बालक जो होता है या जो व्यक्ति जो है वो अपने सीखने के कार्य को आगे बढ़ाता है। इसमें अपन आगे अब जो पढ़ेंगे वो कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे और सिद्धांत जो है वो आपको परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, परीक्षा में खूब आते हैं, तो इन सिद्धांतों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ अपन के सीखने के जो मूल सिद्धांत हैं उनको अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान को सीखने के क्या है, मूल सिद्धांत हैं कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं और इन सिद्धांतों से हम कैसे समझ सकते हैं। सीखने के मूल सिद्धांत, सीखने के मूल सिद्धांत, और पहला जो है हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, ये हमारा जो है सीखना, उत्तेजना और प्रक्रियाओं के बीच, उत्तेजनाओं और प्रक्रियाओं, ये दो चीज आपको याद रखनी है। उत्तेजना, प्रक्रिया, मतलब आपके अंदर कोई भी कार्य करने की उत्तेजना आपके अंदर आई कि मुझे ये काम करना है, और मुझे जब ये काम करना है तो आपको पता है कि हर कार्य का एक प्रोसेस होता है, हर कार्य की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है, मतलब उस काम को करने के लिए मैं क्या करूंगा। यहाँ पर आपको कार्य करने की उत्तेजना आई, कार्य करने की। अब कार्य करने की जब आपके अंदर उत्तेजना आई तो आपने उसको क्या किया, प्रोसेस किया। क्या किया, उसको प्रोसेस किया, मतलब उस कार्य के प्रति जो भी कार्य करना था आपको, उस कार्य को सीखने के लिए जो भी काम आपको करना था और उसको आपने प्रोसेस किया, और जब आपने ये दोनों कार्य किए तो उसका परिणाम जो होता है क्या है, परिणाम, यही आपका सीखना होता है। मतलब इन दोनों का परिणाम ही सीखना। हमारे थॉर्नडाइक के द्वारा ये चीज बताई गई थी कि ऐसा व्यक्ति जो सीखना चाहता है किसी भी चीज को और उसके अंदर सबसे पहले जो है वो उत्तेजना आएगी, और उत्तेजना के बाद में वो प्रक्रिया को फॉलो करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और इन दोनों का जो परिणाम होगा उस परिणाम के द्वारा आप वो सीखेगा।
इसके 3 प्राथमिक नियम हैं। इसके कितने नियम हैं? 3 प्राथमिक नियम है। किसके? थर्मोडायनामिक्स। पहला इसमें बताया गया था प्रभाव का नियम। पहला इसमें क्या बताया गया था? प्रभाव का नियम। थर्मोडायनामिक्स का जो आपका सिद्धांत है, इसमें 3 सिद्धांत हैं आपके, और इसमें सबसे पहले बताया गया था आपको प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम में अपन थोड़ी सी चीजें देखेंगे कि प्रभाव का नियम होता है क्या है। तो किसी भी स्थिति में यदि आपकी प्रतिक्रियाएं, कोई भी व्यक्ति है उसकी हर व्यक्ति की एक अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, और प्रतिक्रियाओं के बाद में ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप उसकी प्रतिक्रियाओं से, आप उसके ज्ञान से, आप उसकी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने के बाद में आप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उसको कुछ पुरस्कार देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर एक ऐसी चेतना जागृत होती है कि मुझे इस बच्चे को पुरस्कृत करना चाहिए, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है या बहुत अच्छी चीजें बताई है। ये होता है हमारा प्रभाव का नियम। मतलब आपको उस बच्चे ने अपने ज्ञान से प्रभावित कर दिया, मतलब उस बच्चे का ज्ञान इतना प्रभावी था कि आप उसको पुरस्कार देने के लिए मजबूर हो गए। आप उसको कुछ न कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं, उसको पुरस्कृत करना चाहते हैं। दूसरा होता है आपका तत्परता का नियम। दूसरा है आपका तत्परता का नियम। ये आपका दूसरा है। तत्परता का नियम जो है वो किसी भी लक्ष्य को, जैसे हमने कोई भी आज लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, और यदि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया होती है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एक प्रक्रिया करते हैं, और इस प्रक्रिया में जो हमारी केंद्रीयता होती है, मतलब हम एक फास्ट कार्य जो करते हैं, मतलब हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, और उस तत्परता को ही हम क्या कहते हैं? तत्परता का नियम जो है वो बोलते हैं। और तीसरा इसमें होता है आपका अभ्यास का नियम। क्या होता है? अभ्यास का नियम। मतलब आप कोई भी काम करो, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। मतलब आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप किसी भी कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो अभ्यास से आपकी जो चीजें हैं वो मजबूत नहीं होंगी। यदि आपको माना कि आपने किसी भी टॉपिक को, जैसे आज हम इसको पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद यदि हम इसको बराबर से अभ्यास में रखते हैं, बराबर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो हमारा नियम है या जो चीज हमने पढ़ाई की है वो हमारी क्या हो जाती है? परफेक्ट हो जाती है। ये क्या है? हमारे अभ्यास के अंदर आता है। एक आपके अगला जो यदि अपन इसमें बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर, तो कुछ प्राथमिकता के नियम इसमें बनाए गए हैं, कुछ नवीनता के नियम बनाए गए हैं। जैसे कोई भी चीजें जो है वो पहले सीखी गई बातें जो होती हैं वो आदमी को मजबूत करती हैं। जैसे हमने इसमें पूर्व ज्ञान पढ़ा था इससे पहले, कि जब व्यक्ति के पास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से होती हैं, और वो व्यक्ति के पास में जो पहले से होती हैं वो वे बातें उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए क्या करती हैं? मजबूत करती हैं, और उसकी उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत बढ़ता है। ये सारी चीजें भी इसी के अंदर अपन को आती है। अब अपन पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत। आपको इतनी चीजें भी यदि आपने किसी के बारे में ध्यान कर ले, तो हम अपन को इसमें ध्यान क्या रखना है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में व्यक्ति के अंदर एक कार्य करने की उत्तेजना होती है, उसको प्रोसेस करता है, उसका परिणाम होता है सीखना। इसमें 3 जो है नियम आपको बताए गए थे, प्राथमिक नियम, ये मैंने आपको अभी बता दिए। अब अपन पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है मैं आपको इसमें आपको समझा देते हैं, बाकी की आप जो आपको जो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है उन पीडीएफ में भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। आराम से आपकी इसमें पढ़ाई हो जाती है। अपन दूसरा पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का
सिद्धांत। पावलोव का जो सिद्धांत था वो शास्त्रीय कंडीशनिंग की घटनाओं को समझाने के लिए एक प्रयोग किया गया था। मतलब ये पावलोव जो हमारे थे, इन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक इसमें बताया गया है कि कुत्ते की लार पर इन्होंने प्रयोग किया है, कुत्ते की लार पर प्रयोग किया। इन्होंने कुत्ते की लार पर प्रयोग किया और उस प्रयोग के लिए सबसे पहले इन्होंने उसकी लार की जो ग्रंथि थी उसके साथ एक ट्यूब लगाई। लार की ग्रंथि के साथ क्या लगाई? ट्यूब लगाई। और वो क्यों लगाई? क्योंकि उस लार को इकट्ठा करने के लिए, लार को प्राप्त करने के लिए। फिर उन्होंने निरीक्षण किया, कुत्ते को जो भोजन दिया था, कि जब कुत्ते के सामने भोजन आता था तो कुत्ते के मुंह से क्या होता था? एक लार जनरेट होती थी, मतलब लार बनती थी और वो कुत्ता जो है वो लार टपकाने लगता था। लेकिन देखिए, सबसे पहले अपन को यहाँ पर एक छोटा सा इसको प्रोसेस देखते हैं। जैसे मैं एक घंटी बजाई, ठीक है ना, घंटी बजाई, कुत्ता आया, कुत्ते ने देखा कि उसके सामने भोजन है, ठीक है ना, और भोजन को देखकर लार टपकाई। ये देखिए, तीन चीज इसके अंदर आई। सबसे पहले मैंने घंटी बजाई, घंटी बजाने से कुत्ते को लगा कि भाई मेरा भोजन रेडी है, मुझे भोजन करने जाना है। यहाँ पर जब वो भाग कर आता है तो उसको भोजन यहाँ पर तैयार मिलता है और वो भोजन को देखता है, और भोजन को जैसे ही वो देखता है तो उसके अंदर लार टपकाई, उसके मुंह से क्या टपकने लग जाती है? लार टपकने लग जाती है। यह प्रक्रिया रोजाना दोहराई जाती है, रोजाना दोहराई जाती है। ये प्रक्रिया क्या है? बार बार की जाती है, रोजाना दोहराई जाती है। जब ये प्रक्रिया दोहराई जाती है तो एक लंबे समय के बाद क्या होता है कि कुत्ते को ऐसी आदत पड़ जाती है, कुत्ते को ऐसा एक मन में आ जाता है कि जब भी घंटी बजती है तो मुझे क्या मिलता है? भोजन दिखता है, और जब भोजन दिखता है तो मेरे मुंह से लार टपकने लगती है। ये प्रक्रिया उसके दिमाग में जो है वो फिट हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद, मतलब एक समय के बाद, हम देखते हैं कि घंटी बजाने पर कुत्ते की लार टपकती है, कुत्ते की लार टपकती है। जब आप घंटी बजाएंगे तो घंटी बजाने से ही जो है वो कुत्ते की लार टपकने लग जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी कार्य को रेगुलर करते हैं तो हमारे अंदर जो सोच है, हमारे अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है, वो इतनी प्रभावी हो जाती है कि हम कुछ चीजों को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कुत्ते को हम क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने पर उसको भोजन मिलता है, तो वो भोजन को देखने के बाद लार टपकती है। लेकिन यदि लंबे समय तक ये कार्य चलता रहता है तो क्या होता है कि लंबे समय के बाद में कुत्ते को के अंदर जो लार टपकने की जो प्रक्रिया है वो मात्र क्या होता है? घंटी बजाने से ही उसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर जो है अपन कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है भाई। अधिग्रहण संबंधी विलुप्ति, है ना, ये सहज पुनर्प्राप्ति, ये कुछ इसके जो है वो चरण है। और सबसे पहले जो है ऐसी
कंडीशन उस कुत्ते के अंदर आ जाती है, ऐसी उत्तेजना उसके अंदर आ जाती है, ऐसा भाव उसके अंदर आ जाता है कि वो प्रक्रिया, जैसे माना कि अपन यहाँ पर घंटी बजा रहे हैं, यहाँ पर उसको भोजन प्राप्त हो रहा है, देखकर उसकी लार टपक रही है, वो इसके बाद में क्या करता है, भोजन करता है। तो जब आप लंबे समय के बाद में घंटी बजाते हो तो घंटी बजाते ही ये जो प्रक्रिया है ये उसके दिमाग में ऑटोमेटिक होने लगती है, ये उसके दिमाग में क्या होने लगती है, ऑटोमेटिक होने लगती है। और इस ऑटोमेटिक होने लगती है तो ये क्या है, एक अनुग्रहित प्रक्रिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। विलुप्ति, यदि हम कोई भी ऐसा वातानुकूलित, मतलब ऐसा कोई वातावरण वहां पर प्रस्तुत किया जाए और वातावरण मतलब यदि हम जैसे कोई ऐसा वातावरण वहां पर अपन क्रिएट करते हैं तो कुत्ता जो होता है यदि उस प्रक्रिया को बदल देता है, मतलब कोई भी प्रक्रिया इसमें से गायब हो जाती है, माना कि जैसे घंटी बजाई तो कुत्ते के अंदर प्रतिक्रिया नहीं हुई, भोजन उसने देखा तो प्रतिक्रिया नहीं हुई, भोजन करने के बाद में भी यदि उसके अंदर लार टपकने की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी विलुप्ति के अंदर आती है। इसको अपन प्राप्त भी कर सकते हैं वापस, मतलब पुनर्प्राप्ति भी इसकी हो जाती है। पुनर्प्राप्ति इसकी कैसे हो जाती है, जैसे ही आप उस कुत्ते को जो आपने पहले जो आप कुत्ता जो है वो आपकी प्रक्रिया कर रहा है, उसको आप जैसे माना कि कुत्ता ये प्रक्रिया कर रहा है और किसी कारण से ये विलुप्त हो जाती है तो इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब हम पुनः ये प्रक्रिया दोहराएंगे और बार बार दोहराएंगे तो कुत्ते के अंदर ये सारी चीजें दोबारा से प्राप्त हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत। अब अपन किसका सिद्धांत पढ़ेंगे, पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे। आप यदि इन सिद्धांतों के अंदर ये छोटी छोटी चीजें भी पढ़ लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप परीक्षा में आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे वो छोटा आ जाए या आपको बड़ा आ जाए। बड़ा भी आएगा तो भी आप कर सकते हैं, छोटा आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत। अपन पढ़ेंगे पियाजे का सिद्धांत। पियाजे जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक रचनावादी थे। ये कौन थे, ये मनोवैज्ञानिक रचनावादी थे, मनोवैज्ञानिक रचनावादी। ये कौन, पियाजे। पियाजे उनका विचार जो था, उनके जो विचार थे उनके सीखना, वो सीखने को क्या मानते थे कि सीखना मतलब पूर्व की अवधारणाओं में, जैसे माना कि हमने अभी से कुछ थोड़ी देर पहले एक पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो यहाँ पर भी वो बताते हैं कि सीखना जो होता है वो पूर्व अवधारणाओं को फिट करने के लिए क्या होता है, एक नए अनुभवों को क्या करता है, समायोजित करता है। मतलब आपने कोई भी चीज पहले से जो पढ़ रखी है, उस पहले से जो ज्ञान प्राप्त है वो अनुभवों के आधार पर आज के समय में आप उसको क्या करेंगे, समायोजित करेंगे, उसको फिट करेंगे एक दूसरे। जैसे माना कि आपको पूर्व जो भी जानकारी है, पूर्व जानकारी, ठीक है ना, इसके बाद आ गया आपका अनुभव, ठीक है ना। हम इन दोनों को क्या करेंगे, पूर्व जानकारी और अनुभव, इन दोनों को क्या करेंगे, समायोजित करेंगे। क्या करेंगे, समायोजित। कुछ तो हम ज्ञान के आधार पर काम करेंगे, कुछ हम अनुभव के आधार पर काम करेंगे, और जब ये सारी चीजें जो जोड़ेंगे तो इससे जो है वो हमारे सीखने का कौशल जो है वो विकसित होता है। मतलब बालक कुछ न कुछ आपका इससे सीखता है, पूर्व ज्ञान और अनुभव के द्वारा। अब क्या है कि ये जो दोनों प्रक्रिया है वो अल्पकालीन सीखने के लिए अग्रसर होती है। अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए वो इनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे क्या होगा, ये अल्पकालीन जो है वो दीर्घकालीन में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इससे दीर्घकालीन विकास होता है, दीर्घकालीन इससे विकास होता है। ये प्रक्रिया जो है सबसे पहले किसके लिए चलेगी, अल्पकाल के लिए, मतलब अल्पकालिक होती है। क्या होती है, ये अल्पकालिक होती है। लेकिन धीरे धीरे यदि इसको हम इसका दोहरान करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये दीर्घकालिक भी हो जाती है। मतलब लगातार काम करने के द्वारा ये लंबे समय तक सीखने के लिए हो जाए। ये इसकी कुछ विशेषता है, जैसे ये एक क्रम में घटित होती है, एक क्रम में घटित होती है। यहां पर हमने देखा ये पूर्व जानकारी है, ये व्यक्ति का अनुभव है, व्यक्ति के अनुभव को हमने पूर्व जानकारी के साथ क्या किया, समायोजित किया। तो ये एक क्रम है और इस क्रम के से ही ये क्या होती है, ये घटित होती है। इसमें से किसी भी चरण को नहीं छोड़ा जाता है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। मतलब जब क्रम से होगी तो किसी भी चरण को हम छोड़ नहीं सकते। और प्रत्येक चरण मतलब जो जैसे माना कि आपका एक चरण है, एक चरण से मैं दूसरे पर बढ़ रहा हूं, दूसरे से तीसरे पर बढ़ता हूं, तीसरे से चौथे पर बढ़ता हूं। हर एक चरण, ये चरण इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चरण इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चरण इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब हर चरण एक अगले चरण के लिए क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। ये हमारा आपका ये जो पियाजे का सिद्धांत है ये इसको कहता है। पियाजे के सिद्धांत के बाद जो है हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इसमें अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा थोड़ा सा भी आपने ध्यान रख लिया तो आपके ये आसानी से जो है ये चीजें हो जाएंगी। आपको मैंने अभी जो ये 3 सिद्धांत बताए हैं, तीनों सिद्धांतों को भी आपने पढ़ लिया। परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। परीक्षा में ये अधिकतर जो है ये चीजें पूछी जाती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे आगे इनकी सीखने की शैली और सीखने के प्रकार। सीखने की कितनी शैली होती है, कौन कौन सी होती है, और सीखने के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये अपन को अब पढ़ना है। सीखने की शैली। सीखने की शैली व प्रकार। सीखने की शैली व प्रकार ये अपन को पढ़ना है। तो सीखने के लिए जो है वो हमारे शिक्षक या हमारे जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा काफी चीजें जो है वो विकसित की गई। तो सबसे पहले उन्होंने बताया प्रिंट शिक्षार्थी। कौन सा है, प्रिंट शिक्षार्थी। ये प्रिंट शिक्षार्थी जो है वो क्या होता है, प्रिंट का मतलब अपन समझते हैं कि कोई चीज की हार्ड कॉपी, मतलब एक डेटा को हमने किसी कागज पर यदि प्रिंट किया तो हम उसको प्रिंट बोलते हैं। मतलब वो मुद्रित उसमें हो गया, उसमें क्या हो गया, वो मुद्रित हो गया। तो किसी भी प्रक्रिया को जब हम कभी भी सीख रहे हैं, किसी भी प्रक्रिया को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें उसको क्या करना चाहिए, एक मुद्रित के रूप में, मतलब हमारे सामने वो दृश्य रूप में होना चाहिए। कौन से रूप में होना चाहिए, वो दृश्य रूप में होना चाहिए, मतलब हम उसको देख सकें। इसके बाद में जैसे माना कि आपने देखा जो आप पुस्तक पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं,
पुस्तक। तो पुस्तक किसके अंदर आएगी? प्रिंट शिक्षार्थी के अंदर आएगी। मतलब वो ऐसा प्रिंट रूप है जो आपको शिक्षा प्रदान करता है। वो कैसा रूप है? प्रिंट रूप है, मतलब दृश्य रूप है, जो जिसको हम प्रिंटिंग के द्वारा देख। हालांकि दृश्य में आपकी और भी आएंगे, जैसे माना कि अपना अगला अपन जो देखेंगे वो दृश्य शिक्षार्थी। अब आप कहेंगे कि इसमें अंतर क्या है? तो ये भैया केवल पुस्तक वगैरह के लिए आपका जो है वो होता है, क्योंकि ये प्रिंट वगैरह जो है वो इसमें आती है। लेकिन दृश्य शिक्षार्थी के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे बच्चा एक पुस्तक को भी देख सकता है। एक बच्चा जो है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को आप सीख कर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बोर्ड भी आपके लिए एक दृश्य सामग्री के अंदर आता है। और कोई भी सीखने की जो चीजें हैं वो आपकी सारी चीजें इसके अंदर दृश्य सामग्री के अंदर आ सकती है। जैसे मैंने माना कि कोई वीडियो बना दिया, कोई मैंने कोई आपको सिखाने के लिए कोई मैं ग्राफ ले आया, ठीक है ना, कोई चार्ट ले आया, ठीक है ना, कोई मॉडल ले आया। तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो इसके अंदर आती हैं, दृश्य शिक्षार्थी के अंदर आती हैं। अगली जो है आपकी श्रवण शिक्षार्थी। कौन सी है? श्रवण शिक्षार्थी। श्रवण का मतलब होता है जो केवल सुनी जाती है, केवल सुनी जा सकती है। ये कैसी है? केवल सुनी जा सकती। जैसे आपने कोई ऑडियो बना रखा है, ठीक है ना, इसमें जैसे इसमें वीडियो तो इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन ऑडियो किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बच्चा सुनकर ही जो है वो सीखता है। माना कि मैंने आपको मेरी एक, अभी तो हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, माना कि ये वीडियो है, ये किसके अंदर आएगी? दृश्य के अंदर आएगी। लेकिन माना कि मैं मेरी एक ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद में उस ऑडियो को आपके लिए भेजता हूं, तो वो आपकी किसके अंदर आएगी? श्रवण शिक्षार्थी के अंदर वो आएगी, जिसको केवल बच्चा क्या करेगा? सुनेगा, और सुनने के बाद में वो उसको सीखता है। जैसे माना कि आपने एक टीचर ने कोई भी टॉपिक के ऊपर अपना व्याख्यान दिया, अपना विश्लेषण किया, और इस विश्लेषण को हमने एक टैप रिकॉर्डर में क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। और हमने क्या किया? बच्चों के छोटे छोटे से ग्रुप बनाए, जैसे 5 बच्चे बिठाए, 10 बच्चे बिठाए या 6 बच्चे बिठाए। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर हमने क्या किया? उस रिकॉर्डिंग को उन बच्चों तक पहुंचाया, मतलब उनको उसको सुनाया, और वो उसको सुनने के बाद में क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? ये प्रक्रिया किसके अंदर आएगी? हमारी श्रवण शिक्षार्थी के अंदर आएगी। अब है स्पर्श संवेदनशील शिक्षार्थी। स्पर्श संवेदनशील शिक्षार्थी। स्पर्श संवेदनशील शिक्षार्थी। स्पर्श का मतलब आप यहाँ पर जानते हैं स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बच्चे को सिखाने के लिए उन वस्तुओं को हमारे पास में फिजिकल रखना पड़ता है। माना कि ये पेन है, मुझे बच्चे को इसके बारे में कुछ ज्ञान देना है कि भाई ये पेन है, ये क्या काम आता है, और वो बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको इसको दिखाएंगे, फिजिकल रूप से दिखाएंगे, और इसके बाद में हम उसको हाथ में पकड़ने के लिए कहेंगे। वो इसको स्पर्श करेगा। स्पर्श करने के बाद में वो इसकी बनावट को क्या करेगा? सोचेगा, बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, इसकी कठोरता, इसकी मुलायम या जो भी है, ये सारी चीजें जो है वो उसमें सीखता है। ये अपन की मोटर कौशल के अंदर आती है। ये किसके अंदर आती है? आपकी मोटर कौशल के अंदर आती है। जब बच्चे को कोई भी चीज को हम छूकर सिखाते हैं
तो उसको हम स्पर्श के अंदर मानते हैं। एक आपके जो है वो है गतिज शिक्षार्थी। अगले जो है आपके वो है गतिज शिक्षार्थी। गतिज का मतलब आप जानते हैं कि गति होता है। गतिज का गति, और गति मतलब गति में हमको ये पता होना चाहिए कि जो उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसी है। माना कि वो कोई भी चीज हमने सिखाई, माना कि उसको हमने एक लिखना सिखा दिया, या बोर्ड पर वो लिख रहा है, या कॉपी पर लिख रहा है, या कहीं पर भी कोई समस्या का वो हल कर रहा है, तो उसकी जो उस समस्या के हल की स्पीड क्या है, समस्या के हल की गति, मतलब वो बच्चा जो समस्या का हल कर रहा है वो किस गति के द्वारा समस्या का हल उसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करने के बाद में हम उसको उसकी गति को पहचानेंगे कि वो किस प्रकार वो सीख रहा है। ये चीजें अपन को सीखने की शैली के अंदर जो है वो 5 चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है इसमें अपन को एक सीखने को प्रभावित करने वाले कारक भी थोड़े से इसमें अपन को पढ़ने हैं। सीखने की कौशल को, हमारे जो कौशल है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इसको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपके प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक भी अपन इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इसको प्रभावित करती हैं। इसके बाद जो ये यूनिट है, ये आपकी यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, और सीखने के प्रभावित करने वाले कारक अपन और देख लें। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को हमारे प्रभावित करते हैं। जैसे एक तो जो है वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे माना कि हमारी भाषा है। यदि भाषा हमारी जो है, हम किसी बालक को, माना कि मैं आपको कोई चीज सिखाना चाहता हूँ, मेरी जो भाषा है वो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरी भाषा कैसी है, मेरी भाषा आप समझ पा रहे कि नहीं, मेरी भाषा जो है उसका स्तर क्या है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती है। एक आपका इसके अंदर आएगा धर्म, मतलब धार्मिक चीजें भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि व्यक्ति और समूह, इन दोनों के बीच में, व्यक्ति व समूह, इन दोनों के मध्य में जो हमारा ये धर्म है, ये क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, मतलब बाधक होता है। एक उसी प्रकार धर्म के साथ साथ होती है आपकी जाति। इसमें भी ये भी सीखने को क्या करती है, हमारी प्रभावित करती है। एक आपकी होती है जनजाति। ये तीनों लगभग आपकी चीजें सेम है। और एक होता है आपका लिंग। आपने देखा होगा हम लिंग की दृष्टि से बहुत भेदभाव करते हैं, मतलब महिला और पुरुष, महिला व पुरुष, इन दोनों में। जैसे माना कि आप ये मान के चलिए आपके घर में एक लड़का है, एक लड़की है, हम क्या करते हैं कि लड़का को तो हम पढ़ाना पसंद करेंगे, लड़के को हम कोई चीज सिखाना पसंद करेंगे, लेकिन हम लड़की को सिखाना पसंद नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि इस लड़की को क्या पढ़ाना, उसको नहीं पढ़ाएंगे, या उसको कोई भी नई चीज हम नहीं सिखाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बाधा का विषय होता है। ये भी हमारे सीखने को क्या करते हैं, वो बाधा करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज आपको और पढ़नी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इसमें क्या अर्थ निहित है। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है
नहीं है, और है तो कैसे इंपॉर्टेंट है? विशेष बालकों के लिए इसमें क्या फायदा होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निहित अर्थ, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए निहित अर्थ, मतलब इनकी विशेष आवश्यकता जो बालक हैं उनको इसमें क्या अर्थ निहित है, मतलब उनको इसमें क्या फायदा मिलता है? ये देखिए अपन ने पूरी चीज जो पढ़ी है अब तक वो सीखने संबंधी पढ़ी है। वो क्या पढ़ी है हमने? सीखने संबंधी पढ़ी है कि लोग किस प्रकार सीखते हैं, स्कूलों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, उसके अनुभव के द्वारा, ऐसे ही बहुत सारे जो सिद्धांत है उनके द्वारा ये हम सीखते रहते हैं। तो इसमें अपन को जो है ना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक तो विशेष शिक्षा की अपन ने इसके अंदर जो है वो व्यवस्था हुई, मतलब विशेष शिक्षा कक्षाओं में विशेष शिक्षकों के द्वारा इनको जो है वो शिक्षा दी गई, विशेष शिक्षकों द्वारा, विशेष शिक्षकों द्वारा हमने ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो थे उनको शिक्षा प्रदान की गई, उनको सीखने के कौशल दिए गए, उनको कुछ व्यावसायिक कौशल दिए गए, उनको कुछ ऐसी चीजें बताई गई जिससे कि वो अपना जीवन जो है वो आसानी से व्यतीत कर सके। ऐसा एक आपको पता है एक सिद्धांत दिया है हमारे गेस्टाल्ट ने। गेस्टाल्ट का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों का एक समूह के रूप में बच्चों को रखा जाए और उस समूह में उनको शिक्षा दी जाए, और यदि आप समूह के अंदर जो है वो शिक्षा देंगे, कौन सी? सामूहिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा। यदि समूह में शिक्षा दी जाए विशेष बच्चों को, तो विशेष बच्चों की जो शिक्षा है वो समूह वाली शिक्षा ज्यादा कारगर होती है, मतलब उससे जो बच्चे हैं वो अधिक सीखते हैं। एक हमारा जो प्रशिक्षक होता है, मतलब जो इनको बच्चों को प्रशिक्षित करता है, सिखाता है, तो वो उनका एक विशेष रूप से ध्यान रखे और विशेष रूप से ध्यान रखकर उनको सामूहिक रूप से शिक्षा दे। एक समावेशी शिक्षा भी इसके अंदर होती है। कौन सी शिक्षा होती है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि विशेष प्लस सामान्य, मतलब दोनों तरह के बच्चों को यदि हम एक साथ पढ़ाते हैं, ये विशेष बालक है, ये सामान्य बालक है, और ये दोनों एक ही कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़े, ठीक है ना? यदि ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही टीचर इनको पढ़ा रहा है, ये समावेशी शिक्षा भी इन बालकों के लिए क्या हो रही है? कारगर साबित हो रही है। तो इस प्रकार जो हमारे विशेष बच्चे जो हैं वो इस सीखने के सिद्धांतों के द्वारा या सीखने की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारी जो है वो तीसरी यूनिट थी शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए। हमने ये तीसरी यूनिट जो है वो आपको इसमें जो भी हमें लगा वो हमने समझाने का प्रयास आपको किया है। आप इसको देखें, इसको पढ़ें और एक आप पूरा वीडियो जरूर देखा करो। पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे तो वो यूनिट आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आप इसको पूरा नहीं देखोगे, छोटा मोटा देखकर आप इसको स्किप कर जाओगे तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अधूरी चीजें ये बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये हमारी आज की यूनिट खत्म। आज की क्लास को हम जो है वो यहीं पर ओवर करेंगे।
आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, लाइक और कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके एक शब्द इतना लिख दीजिए कि भाई मेरा नाम ये है और मैं इसको आपके देख रहा हूँ, मुझे इससे इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आपको क्या आपकी क्या विचार है हमारे प्रति। तो आप इसको भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक सबको पहुंचा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।